सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। तो हम लोग कवर कर रहे थे BHU 2016 का क्वेश्चन पेपर, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 तक कर लिए थे। आज हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा क्वेश्चन पेपर आज खत्म कर दे। ठीक है, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, लास्ट 25 क्वेश्चंस। ओके, सो आज हम लोग ट्राई करते हैं इसे पूरा खत्म कर देने का। ठीक है, एकदम अच्छे से मन लगा कर बैठ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। इसमें क्या बोला है? pH ऑफ 10 to the power -9 मोलर HCl इज। ठीक है, अच्छा, यानी कि हम लोग को कंसेंट्रेशन कितना दिया है? 10 to the power -9 मोलर HCl। ठीक है, सिंपल बात है। क्या करते हैं हम लोग? यानी कि यहाँ पर क्या दिया है? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 10 to the power -9 मोलर। यानी कि pH का फॉर्मूला क्या होता है? pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस, यानी कि ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 to the power -9, यानी कि हो जाएगा 9, यानी कि इसका pH आ जाएगा 9। वेरी सिंपल। सच में क्या? नहीं, ये सब जो भी आप किए हैं ये सब गलत है। कैसे? मैं क्या लिखा यहाँ पर कि pH हो गया 9, pH 9 यानी कि बेसिक, ये बेसिक हो है। मगर HCl आपको पता है ना, HCl कितना भी कम कंसेंट्रेशन ले वो रहेगा तो एसिड ही ना, बेस थोड़ी ना बन जाएगा, है ना। तो मतलब कुछ तो हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ हो रहा है? हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं, वाटर का प्रोटोलिसिस होता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। यानी कि ये जो H2O है ये क्या फॉर्म करता है? H प्लस एंड OH माइनस। तो इधर से भी तो एक H प्लस होता है, इसका भी तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन लेना है। इसका क्यों नहीं लेते हैं? आमतौर पर हम लोग नहीं लेते हैं जब इस H प्लस का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, यानी जो हम लोग का एसिड है उसका जब H प्लस का कंसेंट्रेशन बहुत हाई होता है, ठीक है, तब हम लोग नहीं लेते हैं। मगर जब भी ये बहुत कम होता है या कंपेरेबल होता है तब हम लोग को लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्यों नेगलेक्ट करते हैं? क्योंकि लेना ना लेना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको कब लेंगे? देखिए, ये जो वाटर है, ये जो इसका जो ऑटो प्रोटोलिसिस होता है, इसके चलते इस H प्लस का कंसेंट्रेशन आता है करीब 10 to the power -7 मोलर। यदि हम लोग का एसिड का H प्लस का कंसेंट्रेशन इसके आसपास है या इससे कम है तब हम लोग को डेफिनेटली लेना चाहिए। जैसे इस केस में हम लोग को इसे डेफिनेटली लेना ही चाहिए, मतलब इसके साथ साथ इसको भी कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला हम लोग का सही था, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का जरूरत है। ये जो pH है, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस, सही है। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या है? ये वाला तो होगा ही 10 to the power -9 प्लस ये वाला भी आएगा 10 to the power -7। ठीक है, तो अब यदि आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास कितना आएगा? देखिए, यहाँ से हम लोग 10 to the power -7 को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर आपका आएगा 0.01 प्लस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 to the power -7 1.01। ठीक है, तो इसका जब आप फाइनल वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू आएगा करीब 6.99। ठीक है, तो कितना भी आप कम कंसेंट्रेशन लीजिए HCl का, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है, तो वैल्यू उसका एसिड तो रहेगा ही, तो यानी कि ये वैल्यू हमेशा ही 7 से कम होगा, क्योंकि ये एसिड है ना तो बेस। ठीक है, इस बात पर हमेशा आपको ध्यान देना। ओके, मतलब यदि आप गलत कर रहे हैं तो आपको इस बात से आइडिया लग सकता है कि pH 9 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो pH आपका करीब करीब आएगा 6.99 के आसपास। ठीक है, सो ये हम लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑल राइट, ये आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द pH ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 25 ml ऑफ 0.10 molar sodium hydroxide to 30 ml of
0.20 मोलर एसिटिक एसिड, उसका pKa वैल्यू आपको दिया गया है 476, ठीक है। तब इसका pH कितना होगा, है ना। देखिए, या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसको दिमाग लगा करके करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, एक और बात, इस क्वेश्चन में आप ये एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक यूज कर सकते हैं। देखिए, ये बेसिक मीडियम है, 9 बेसिक मीडियम से होने से रहा, क्योंकि ये क्या है, एसिड। अच्छा, ये क्या है, एसिडिक पीएच तो है मगर हाईली एसिडिक है, बट ये वेरी डाइल्यूट, ठीक है, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, और इनमें कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है, ये कंफ्यूजन हो सकता है, मगर इतना याद रखिए कि क्योंकि ये बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है, इसलिए ये ऑलमोस्ट 7 के आसपास होगा, मगर 7 से कम होगा, ठीक है। इस लॉजिक से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। बस छोटा सा समझने की बात थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाला जो जिसका हम लोग को पीएच निकालना था, देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग इसका रिएक्शन लिख देते हैं, NaOH है, ठीक है। इसके साथ क्या ऐड करना है, एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH। प्रोडक्ट क्या देगा आपको, CH3COO माइनस, प्लस क्या देगा आपको, प्लस आपको ये देगा H2O, ठीक है। इतना आप बैलेंस कर ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या दिया गया है, इसका कंसेंट्रेशन, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका वॉल्यूम। ये हो गया कंसेंट्रेशन, ये हो गया इसका वॉल्यूम। ओके, दैट इज 0.25 मोलर। इसका भी कितना है, 0.20 मोलर, ठीक है, 0.20 मोलर। और इनिशियली तो इनका कुछ कंसेंट्रेशन रहेगा ही नहीं, ठीक है। इसका वॉल्यूम है 25 ml, इसका वॉल्यूम है 30 ml। अब हम लोग को क्या निकालना है, मिलीमोल्स। क्या है ये, मिलीमोल्स। ओके, मिलीमोल्स में मतलब इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा सॉरी, ये आपका था कितना, 0.10 था, तो ये आपका कितना आएगा, 2.5 मिलीमोल्स। ये आपका कितना आएगा, 6 मिलीमोल्स, ठीक है। और इनिशियली इनका कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा। अब इसके बाद क्या होता है, इनके बीच का रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद ये फॉर्म होंगे। तो यूज्ड अप कितना हो जाएगा, ये कम में है, ठीक है, NaOH कम है, तो NaOH पूरा यूज हो जाएगा। और इसमें क्या है, ये तो ज्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 6 माइनस 2.5 दैट इज इक्वल्स टू 3.5, है ना। तो यहाँ पर ये 3.5 आ जाएगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट कितने कितने बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे आपके 2.5। और ये तो चलिए एक्सेल, ये तो सॉल्वेंट ही रहता है, तो इसका क्या ही लिखे, इसका छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये बना हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना है पीएच। पीएच निकालने के समय आप क्या देखेंगे, ये क्या है, वीक एसिड, ठीक है ना। देखिए अच्छे से लिख देता हूँ, ये क्या है आपके पास, वीक एसिड। ये क्या है आपके पास, यहाँ पर एक Na प्लस जोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, है ना, यानी वीक एसिड एंड इट सॉल्ट दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाते हैं, बफर। और बफर का पीएच कैसे निकालते हैं, ये आपको पता ही होगा। हम लोग इस केस में यूज करते हैं हेंडरसन-हैशेलबैक इक्वेशन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है, हेंडरसन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, pH इज इक्वल्स टू pKa जो आपको दिया हुआ है ऊपर, और इधर में प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कंसेंट्रेशन, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, pKa का वैल्यू आपको दिया है 4.76 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कंसेंट्रेशन दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाय एसिड का कंसेंट्रेशन दैट इज 3.5। सो इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास ओवरऑल जो रिजल्ट आ जाएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 4.61, यानी आपका पीएच का वैल्यू आ जाएगा
4.61, दिस इज योर आंसर, ठीक है। pH वुड बी 4.61, ठीक है। और ये इस बात का भी ये है कि ये एसिडिक होगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट है। ओके, सो यहाँ पर ये वाला जो है दिस इज 4.76, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.61। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोरिलेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो यानी कि डी और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट यानी कि के डी, इनके बीच का रिलेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको एक ये फॉर्मूला आता है डी का, ठीक है। डी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका के डी बाई, डी इज इक्वल्स टू के डी बाई 1 प्लस के ए बाई एच प्लस, ठीक है। यदि आप इसको चाहे तो इसको आप डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, देखिए इसको हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन चैप्टर में भी इसको हम लोग पढ़ते हैं इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो सपोज एक है आपके पास HA मॉलिक्यूल इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ऐसे करके थोड़ा सा ये लेंदी डेरिवेशन हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं करके बता रहा हूँ, नहीं तो डिराइव करके भी हम लोग इसे निकाल सकते हैं। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन चैप्टर में हम लोग इसे जनरली पढ़ते हैं। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्रैक काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये भी हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। क्रैक काउंटर करंट मैकेनिज्म इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो क्रैक काउंटर करंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स नो एक्सट्रैक्शन, सिंगल एक्सट्रैक्शन, सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन या सॉल्यूट डिसोल्यूशन, ठीक है। तो क्रैक काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या करते हैं, सपोज पहले एक वेसल है, फिर उसके बाद 2 वेसल होता है, फिर वहां से फिर 4 वेसल होता है, ठीक है। इसको हम लोग फिर यहाँ से ऐसे डिवाइड करते हैं, नया डालते हैं, ऐसे करके करके करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, सक्सेसिव एक्सट्रैक्शन। और ये मैकेनिज्म बहुत हेल्पफुल है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है, क्रैक काउंटर करंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, इसमें क्या है, वैन डीमीटर इक्वेशन, ठीक है। देखिए या तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे या तो नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। ये नहीं कर सकते कि अब एग्जाम में आ नहीं रहा है तो कुछ सोच लेते हैं, टाइम है, सोचते हैं, नहीं, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो आपको आता है तो तुरंत टिक लगाइए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, बाद में टाइम मिलेगा तो सोच लेना अच्छे से, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए वैन डीमीटर इक्वेशन, ये क्या होता है, ये होता है HETP, ठीक है, HETP, दिस इज इक्वल्स टू A प्लस B बाई म्यू प्लस C म्यू बार, ठीक है। ये वाला आप विकिपीडिया से भी देख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, इसमें से, ठीक है, BHU है, तो इसमें से क्या किया है, किसी साल पूछ लिया है कि A क्या होता है, या फिर B क्या होता है, या फिर C क्या होता है, या फिर म्यू क्या होता है, या फिर एक और कुछ था क्या, मैक्सिमम मोबिलिटी या मैक्सिमम स्पीड, ऐसे कुछ एक था इसमें, ठीक है, वो पूछा हुआ है एक बार। तो इन सब बातों पर भी आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिटेंशन टाइम इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज डिफाइंड एज, ठीक है, रिटेंशन टाइम। देखिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, सपोज ये हम लोग का कॉलम है, ठीक है, यहाँ से हम लोग मोबाइल फेस डाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से पास हो करके हम लोग का जो एनालाइट वगैरह जो होता है वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स रहता है और टाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो रिटेंशन टाइम क्या होता है, इट इज द टाइम बिटवीन इंजेक्शन टू डिटेक्शन ऑफ एनालाइट ऑन क्रोमेटोग्राफ, यानी कि आप यहाँ पर डाले और यहाँ तक आया, कितने टाइम में आया, उसका टाइम होता है, मतलब उसका ड्यूरेशन होता है, ठीक है। सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर मोबाइल फेस टू ट्रेवर्स द कॉलम, या फिर टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टेशनरी फेस टू इल्यूड द एनालाइट,
या फिर टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टेशनरी फेज टू बाइंड द एनालाइट, ये तो कभी भी नहीं होगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनालाइट पीक टू अपीयर, ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज, अच्छा देखिए सॉरी, ये मोबाइल फेज के साथ साथ तो नहीं होगा, ठीक है। ये एनालाइट के ऊपर होता है ना, रिटेंशन टाइम एनालाइट का होता है। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनालाइट पीक टू अपीयर, यानी कि कितने टाइम में एनालाइट वहां से क्रॉस कर पाया है, वो होता है, ठीक है। सो जब एनालाइट वहां से क्रॉस करेगा तो हम लोग का एक डिटेक्टर रहता है, वो क्या करता है, इन सारे इसका जो टाइम को मेजर करता है, ठीक है। वो रहता है हम लोग का एनालाइट, ठीक है, वो होता है हम लोग का रिटेंशन टाइम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक एब्जॉर्प्टिविटी, ये कौन सा वाला है? मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट सुने थे, एब्जॉर्प्शन सुने थे, एब्जॉर्प्टिविटी, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्टिविटी, ये क्या होता है? ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा कैच, ज्यादा कुछ नहीं। हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, बीएस-लैम्बर्ट्स लॉ, ए इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बीसी, ठीक है, या फिर ए इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बीएल, ऐसे करके जानते हैं, है ना। सॉरी, ए इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी बी या फिर एप्सिलॉन सी एल, ऐसे करके हम लोग जानते हैं। यदि क्या हो, यदि मैं ए इज इक्वल्स टू ए बी सी लिखूं, ठीक है, जब भी हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू ए बी सी, तब ये जो हम लोग का होता है, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी, है ना। और ये जो होता है, ये मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट होता है, या फिर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ऐसे भी वो शायद बोल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, ये जो होता है एप्सिलॉन, इसका जो आता, इसमें जो कंसेंट्रेशन हम लोग यूज करते हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर, मगर ए बी सी जब हम लोग लिखते हैं तब इसमें जो हम लोग कंसेंट्रेशन यूज करते हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर लीटर, ठीक है। तो डिफरेंस उसी में आता है बस, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसका यूनिट निकालते हैं ए का, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहला ए इज इक्वल्स टू ए बी सी, है ना, यानी कि स्मॉल ए इज इक्वल्स टू कैपिटल ए बाई बी सी। कैपिटल ए का तो यूनिट कुछ होता ही नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। बी का यूनिट होता है कितना, सेंटीमीटर, ठीक है। बी को यदि हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं तो बी का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। और सी का मैंने बता ही दिया है, इस ग्राम लीटर इनवर्स। तो जब हम लोग इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स ग्राम इनवर्स लीटर, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, तो ए का यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स ग्राम इनवर्स लीटर, एप्सिलॉन का यूनिट आएगा सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। बहुत सिंपल है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स ग्राम इनवर्स लीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस द मिनिमम रिलेटिव एरर इन कंसंट्रेशन अकर्स व्हेन द ट्रांसमिटेंस मेजर्ड इज, ठीक है। यानी कि बोल रहा है जब हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली कुछ डिटरमिन करते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं तब कितना ट्रांसमिटेंस होने पर मिनिमम एरर मिलता है हम लोग को, ठीक है। ये हम लोग कैसे बता सकते हैं, इसके लिए हम लोग को रिंग वॉर्म कर्व वगैरह का यूज करना पड़ेगा। देखिए या तो ये क्वेश्चन आपको पता है या तो नहीं पता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 37%। यदि 37% है, ठीक है, ट्रांसमिटेंस, तब ये मिनिमम एरर शो करेगा, वरना एरर काफी बढ़ जाता है। ओके, 37 एरर पर ये मिनिमम होता है। व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ फेरोइन, देखिए फेरोइन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बीएचयू का, ठीक है। फेरोइन बहुत फेमस क्वेश्चन है। फेरोइन में क्या क्या रहता है, एक रहता है एफी, एक रहता है ओफेन, यानी ओफेनेंथ्रोलिन, ठीक है। तो मेन इंग्रेडिएंट ऑफ फेरोइन, फेरोइन में क्या रहता है, एक तो एफी रहता है, एक तो ओफेन रहता है। तो यहाँ पर एफी तो है नहीं मगर ओफेन है, तो ओफेन हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फेरोइन से ही ना कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फेरोइन का कलर क्या है, कौन से फॉर्म का क्या कलर है, एफी कौन से फॉर्म में और कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है,
फेरोइन का आईयूपीएसी नेम क्या है, आईयूपीएसी नेम देकर फेरोइन का नाम पूछा है, ठीक है। ओफेन का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है, ऐसे करके ना मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कई बार, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपको इजीली अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और फेमस क्वेश्चन है, हाईली कॉमन क्वेश्चन इन बीएचयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। 5 मोल KBrO3 इन ब्रोमेट ब्रोमाइड रिएक्शन प्रोड्यूसेस, ठीक है। देखिए, ब्रोमेट ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है, इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, 5 BrO3 माइनस प्लस 25 Br माइनस प्लस 150 H प्लस, दिस विल गिव यू Br2 प्लस 15 H2O, ठीक है ना, ये आपके पास आ जाएगा। ओके, सो इसमें क्या होता है, 5 मोल से आपको कितने Br2 मिलेंगे ये आपको बताना है ना। देखिए, इसका एक सिंपल सा एक शॉर्टकट है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो इसमें जो मैं ट्रिक यूज करता हूँ, ठीक है, तो इसका देखिए ट्रिक क्या है, एकदम सिंपल है, ठीक है। इन सब चीज़ों को भूल जाइए, ठीक है, ये जो भी सब कुछ है सब कुछ भूल जाइए आप, ठीक है। सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है आपके पास, एकदम लाजवाब ट्रिक है, और क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। 1 मोल BrO3 माइनस इज इक्वल्स टू 3 मोल Br2 इज इक्वल्स टू 6 मोल, है ना, इज इक्वल्स टू 6 मोल H2O3, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ही दे रहा हूँ। ओके, 6 मोल H2O3 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है, हाइपो, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, आपको ध्यान देना है इस रिलेशन पर। 1 मोल BrO3 माइनस इज इक्वल टू 3 मोल Br2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, 5 मोल KBrO3, यानी कि ये यदि 5 मोल हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 × 5 विच इज इक्वल टू 15 मोल Br2, ठीक है। तो जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा दैट इज 15 मोल Br2, ऑल राइट। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन था और काफी बार रिपीट होता है, अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, metal EDTA complexation is a pH control process. Can you use an acid base indicator if you do not have suitable metal indicator? ठीक है, यानी कि बोल रहा है जो ये मेटल EDTA जो कॉम्प्लेक्सेशन होता है, इनका हम लोग टाइट्रेशन वगैरह भी करते हैं, तो वो एक pH कंट्रोल प्रोसेस तो है, तो क्या इस केस में हम लोग एसिड इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई एसिड बेस इंडिकेटर यूज कर सकते हैं यदि हम लोग के पास सूटेबल इंडिकेटर नहीं होता है। सूटेबल इंडिकेटर जैसे हम लोग क्या यूज करते हैं, EBT यूज करते हैं, सोलोक्रोम ब्लैक यूज करते हैं, ठीक है, और भी ऐसे कई सारे हम लोग यूज कर सकते हैं। मगर बोल रहा है यदि सपोज आपके पास ये EBT है नहीं, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा इंडिकेटर है नहीं, तब क्या आप इसमें एसिड बेस इंडिकेटर यूज कर सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, यूज कर सकते हैं, मगर कैसे, ये आपको समझना है, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक बैक टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, मेटल और EDTA हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा और प्लस यहाँ पर H+ बन जाता है, ठीक है। इस H+ को फिर हम लोग क्या करते हैं, NaOH के साथ टाइट्रेट कर सकते हैं यूजिंग एन एसिड बेस इंडिकेटर लाइक फेनोप्थेलिन, ठीक है। फेनोप्थेलिन टाइप का हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर यूज कर सकते हैं इस केस में, ठीक है ना। ये जो एक्सेस है ये नॉन एक्सेस होता है, ठीक। तो अब इस H+ से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि इस एक्सेस में से कितना EDTA यूज अप हुआ है, ठीक है। तो जितना EDTA यूज अप हुआ है फिर वहां से हम लोग को मेटल का कंसेंट्रेशन पता चल जाएगा, ऑल राइट। तो हम लोग यूज कर सकते हैं फेनोप्थेलिन, लेकिन विद द हेल्प ऑफ बैक टाइट्रेशन, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक टाइट्रेशन, यानी कि पहले हम लोग उसे एक्सेस ले लेते हैं,
फिर जो बचा उसको फिर हम लोग दूसरे से टाइट्रेट करते हैं, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ बैक टाइट्रेशन। नेक्स्ट, chloramine tea and iriochrome black tea are used in chemical analysis because, ठीक है, क्लोरामीन टी या फिर इरियोक्रोम टी, ठीक है। इरियोक्रोम टी यानी कि ईबीटी, ईबीटी यानी इरियोक्रोम ब्लैक टी, ठीक है। तो ईबीटी को हम लोग किस चीज में यूज करते हैं? इंडिकेटर, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, इंडिकेटर के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोथ आर इंडिकेटर्स में बी, बोथ आर रेडॉक्स रिएजेंट्स, नहीं, क्योंकि ये तो इंडिकेटर है ही, वन इज रेडॉक्स रिएजेंट अदर इज इंडिकेटर, ये भी हो सकता है। बोथ आर सेम बट कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, नहीं भैया ये कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्लोरामीन टी है ना, ये एक रेडॉक्स रिएजेंट की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। ये एक रेडॉक्स रिएजेंट की तरह एक्ट करता है, तो रेडॉक्स रिएजेंट होगा, तो यानी कि हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच वन एक्ट्स एज अ सिंक ऑफ CO2 गैस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये सब क्या है? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, या तो आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा। तो CO2 जो होता है एटमॉस्फेयर में, उसका सिंक के तौर पर कौन एक्ट करता है? तो उसका सिंक के तौर पर एक्ट करता है ओशन, ठीक है। ओशन एक्ट करता है, ना तो रिवर ना तो ग्लेशियर, और लैंड तो कभी नहीं, ठीक है, लैंड तो कभी नहीं। तो ओशन इज द करेक्ट आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज ओशन। क्वेश्चन नंबर 138। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। विच रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन, हम लोग जो सांस लेते हैं उस प्रोसेस को कौन एक्सप्लेन करता है? हम लोग जो सांस लेते हैं, और एक होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक होता है फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड होता है रेस्पिरेशन। ये दोनों रिवर्स होते हैं एक दूसरे के। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज फॉर्म होता है, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 फॉर्म होता है। और रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं? इसी ग्लूकोज को हम लोग तोड़ते हैं, तो C6H12O6 इसको हम लोग तोड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ O2, और तोड़कर हम लोग इसमें से एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो तोड़कर हम लोग को एनर्जी मिलता है, साथ ही CO2 होता है, H2O फॉर्म होता है, ऐसे करके प्रोड्यूस होता है, और साथ हम लोग को ATP के तौर पर एनर्जी मिलता है। तो हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि जो ये हम लोग का रिएक्टेंट्स है उसमें ग्लूकोज रहे कहीं पर और ऑक्सीजन रहे कहीं पर। तो इसमें तो ग्लूकोज भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, ये तो गया। इसमें ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, तो ये हो सकता है। इसमें CH4 है तो ग्लूकोज नहीं, ऑक्सीजन है प्लस ग्लूकोज नहीं मगर ग्लूकोज नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें ऑक्सीजन है मगर ग्लूकोज नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और Fe2O3 ये सब तो फॉर्म ही नहीं होता है बॉडी में, ये सब फॉर्म होने लगा तो जंग ही लग जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर पूरा रिएक्शन बताया भी नहीं, ठीक है। यदि सपोज हम लोग इन सब चीज़ों को नहीं भी कंसिडर करते, सपोज मुझे ये सब नहीं पता है, बस मुझे इतना कॉन्सेप्ट पता है कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और रेस्पिरेशन में इसी ग्लूकोज को हम लोग यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बस यदि ग्लूकोज भी आपको याद है तो आप उसी से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। द altitude range of troposphere is, ठीक है। ट्रोपोस्फियर होता है, ठीक है, आपको पता है एटमॉस्फेयर के कई लेयर्स होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, आयनोस्फियर, मेसोस्फियर, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उनमें से ट्रोपोस्फियर का रेंज कितना होता है, ठीक है। ये हम लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका रेंज होता है 11 to 50 किलोमीटर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर का रेंज होता है 11 to 50 किलोमीटर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। एटकेन पार्टिकल्स आर एक्चुअली, एटकेन पार्टिकल्स क्या है? ये क्वेश्चन भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आमतौर पर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से में भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मुश्किल से आ जाते हैं, लेकिन इस ईयर में देखिए 4-5 क्वेश्चन मुझे दिख रहा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के, ओके। सो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन आया, एटकेन पार्टिकल्स आर एक्चुअली एरोसॉल्स विथ डायमीटर, ठीक है, विथ डायमीटर लेस देन
0.2 माइक्रोन, ठीक है। एक्चुअली ये 0.1 माइक्रोन से भी लेस होता है, ठीक है। उन्हें हम लोग एटकेन पार्टिकल्स बोलते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, ये फिर से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। वैन एलन बेल्स, ठीक है, वैन एलन बेल्स हम लोग पढ़ते हैं। दिस इज कंसिस्टेड ऑफ 2 बेल्ट्स ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल्स एनसर्कलिंग द अर्थ, या फिर कंसिस्टेड ऑफ 2 belts of ionizing particles encircling the moon, ये मून पर तो नहीं है, ठीक है। consist of more than 2 belts of ionizing particle encircling the sun, sun में भी नहीं है। consisted of a single belt of ionizing particle encircling the uncharged particulates, ठीक है। तो ये बी और सी तो ये कॉमन सेंस से ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं, बाकी बचा 1 और 4, ठीक है। ये क्या होता है, वैन एलन बेल्स, दिस कंसिस्ट ऑफ 2 बेल्ट्स ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल्स एनसर्कलिंग द अर्थ, ठीक है। ये हो जाता है हम लोग का करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये सब या तो आपको पता होंगे या तो नहीं पता होंगे, इनमें सोचकर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट 143, विच वन डज नॉट अफेक्ट द ओजोन डिटोरिएशन, ठीक है। ओजोन का डिटोरिएशन कौन इनमें से अफेक्ट नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है H2 मॉलिक्यूल, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल क्यों ही डिटोरिएट करेगा। मगर इन सब में क्या है, ये O है, यानी कि ये रेडिकल फॉर्म में है, O रेडिकल, ओके। NO यानी कि ये भी एक रेडिकल फॉर्म में है। HO माइनस नहीं है, यानी ये भी एक रेडिकल फॉर्म में है। तो ये सब रेडिकल है, और रेडिकल्स क्या करते हैं, ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और ओजोन को ये लोग किस में तोड़ देते हैं, ऑक्सीजन प्लस O रेडिकल ऐसे करके ये लोग इसको तोड़ते देते हैं, ठीक है। तो रेडिकल्स आर वेरी हार्मफुल, मगर ये जो H2 है, H2 का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसमें 1s ओवरलैपिंग होता है, तो ये रेडिकल तो फॉर्म नहीं करेगा, तो ये इसको अफेक्ट नहीं करता है ओजोन डिप्लीशन को। बाकी ये जो हम लोग का CFC वगैरह होता है फ्रॉम एसीज एंड रेफ्रिजरेटर्स, वो हाईली हार्मफुल है फॉर ओजोन डिप्लीशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्या निकालना था, विच डज नॉट अफेक्ट, डज नॉट पर फोकस करना है, तो करेक्ट आंसर इज H2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, एटमॉस्फेरिक विंडो विच डू नॉट अलाउ टू एस्केप ऑफ इंफ्रारेड रीजन एमिटिंग फ्रॉम द अर्थ इज इन बिटवीन, ठीक है। वो हम लोग के अर्थ जो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, एस्केप नहीं कर पाता है एटमॉस्फेयर को, जिसके कारण अर्थ में थोड़ा सा गर्मी बना रहता है। तो वो कौन से वो जो एटमॉस्फेरिक विंडो है उसका रेंज क्या है, ठीक है। इज इट फ्रॉम 4000 to 8000 नैनोमीटर, और 8000 to 16000 नैनोमीटर, या 16000 to 20000 नैनोमीटर, या 20000 to 24000 नैनोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 8000 to 16000 नैनोमीटर, ठीक है। यह है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द मेन कल्प्रिट टू कंट्रीब्यूट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। यही जो है इंफ्रारेड रेडिएशन बाहर नहीं जा सकता है, तो इससे थोड़ा गर्मी रहता है, लेकिन यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और क्लाइमेट चेंज वगैरह हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग भी इसका एक एप्लीकेशन है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट करवाने के लिए कौन मेन कल्प्रिट है, यानी कि कौन मतलब कि सबसे ज्यादा हार्म करता है। सो ग्रीन हाउस गैसेस में कौन होता है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसमें कौन होता है, ऑप्शंस है CH4, ओजोन, CFC या CO2, ठीक है। इनमें से कौन सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। सो ग्रीन हाउस गैसेस में जो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में रहता है या फिर जो सबसे ज्यादा हार्म करता है, ठीक है, दैट इज CO2, ठीक है। CO2 ये ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा परसेंटेज इसका रहता है ग्रीन हाउस गैसेस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का हुआ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो इफेक्ट, ये क्वेश्चन भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से है। तो कई सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से, ठीक है। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, इज इट वार्मिंग ऑफ वाटर्स ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन, या कूलिंग ऑफ वाटर्स ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन, या फिर वार्मिंग ऑफ वाटर्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन,
या फिर कूलिंग ऑफ वाटर्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। इसमें आप हमेशा ये याद रखना कि ये हमेशा वार्मिंग ऑफ वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। वाटर वार्म हो जाता है इसीलिए वो मछलियों के लिए अनफेवरेबल रहता है। लेकिन ईस्टर्न पैसिफिक ओशन या वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, इसमें से थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के लिए होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो एल नीनो इफेक्ट, इट इज ड्यू टू वार्मिंग ऑफ वाटर्स ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है। नेक्स्ट, पीएच ऑफ सी वाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147, ये क्या है? पीएच ऑफ सी वाटर इज ए कांस्टेंट एज, ठीक है। सी वाटर का पीएच क्या है? देखिए, ये तो मुझे भी नहीं पता है, ना तो ये मुझे पता था, मगर इसे मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये आपको पता होगा, जो सी वाटर है, सी वाटर इट इज स्लाइटली क्या, एसिडिक या अल्कलाइन? इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली अल्कलाइन है, ठीक है। वो न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है। आमतौर पर जो वाटर होता है या डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है ना, डिस्टिल्ड वाटर होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल, ठीक है। मगर सी वाटर क्या होता है? स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है। तो अल्कलाइन है तो ये न्यूट्रल वाला पीएच तो गया, ये एसिडिक वाला पीएच तो गया, ये तो बचे हैं, ये दोनों बेसिक है, अल्कलाइन है, ठीक है ना। इसमें ये स्लाइटली अल्कलाइन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ज्यादा अल्कलाइन नहीं है, स्लाइटली अल्कलाइन है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन होगा हम लोग का करेक्ट। तो ये हमेशा याद रखना, चाहे आप भूल जाए कि इसका पीएच कितना होता है, पीएच नहीं याद रखना, ठीक है। बस ये याद रखिए कि ये क्या होता है? स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। बस इस वर्ड को दिमाग में छपवा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 148, which metal is responsible for manifestation of इटाई डिजीज, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है, ठीक है। इटाई डिजीज कौन से मेटल के कारण होता है, ठीक है। ये भी ऐसे ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, या तो आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा। तो इटाई डिजीज जो होता है वो होता है इसके लिए कैडमियम के लिए, ठीक है, सीडी कैडमियम, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या कीजिए, इटाई के साथ आप मिनामाटा डिजीज पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिनामाटा डिजीज यानी कि एचजी के लिए, मरकरी के लिए, और भी ऐसे आर्सेनिक भी बहुत ही पॉइजनस है। आर्सेनिक के लिए कौन सा डिजीज होता है ये देख लीजिएगा। लेड भी बहुत ज्यादा पॉइजनस है, लेड के लिए कौन सा डिजीज हो सकता है, फिर इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो देख लीजिएगा। मरकरी के हार्मफुल इफेक्ट्स देख लेना, कैडमियम के हार्मफुल इफेक्ट्स देख लेना, ठीक है। ऐसे करके आपको हर ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग का करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैडमियम, ठीक है। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ सकते हैं? भोपाल गैस ट्रेजेडी, या फिर जो चेरनोबिल इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, चेरनोबिल वगैरह, इन सब पर भी थोड़ा सा हल्का देख लीजिएगा। जैसे इसमें क्या यूज हुआ था? MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। इसमें क्या हुआ था इसको भी आप देख लेना, ठीक है। और इसमें अल्टीमेटली क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये सब आप देख लेना, ठीक है। मिनामेटा डिजीज में क्या हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? जापान में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था? इंडिया में हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी, चेरनोबिल वगैरह कहाँ पर हुआ था? रशिया या फिर यूक्रेन, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अलग अलग चीज आपको प्रिपेयर रखना है, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट बार अलग क्वेश्चन पूछता है। मगर ये भी है कि एनवायरमेंटल से थोड़ा कम ही क्वेश्चन आता है, ये ईयर थोड़ा सा एक्सेप्शनल था तो इसमें आ गया इतने क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जैसे कि एज सच कोई ट्रेंड नहीं फॉलो करना, मतलब एक आइडिया ले सकते हैं कि ठीक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, मगर पूरी उस ट्रेंड पर निर्भर रहना दैट इज वेरी हार्मफुल। नेक्स्ट, क्वाड्रीवैलेंट सीरियम इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज, ठीक है। ये जो सीरियम 4+ है, क्वाड्रीवैलेंट यानी कि सीरियम 4, या फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं C4+, इट इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बिकॉज इट इज इजिली अवेलेबल नहीं, इट्स एक्वस सोल्यूशन इज हाईली स्टेबल एट हायर टेम्परेचर, क्या ये हो सकता है? मे बी। इट इज चीपर, ये तो नहीं है, चीपर तो नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, नहीं, ये रिक्वायर्ड करता है, ठीक है। इट डज रिक्वायर, तो ये भी ऑप्शन गया। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये सही है, ठीक है। इट्स एक्वस सोल्यूशन इज
हाईली स्टेबल एट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, यानी कि इसे आप यदि हीट भी करेंगे तब भी ये स्टेबल रहेगा, ठीक है, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्साइन इज अ प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट, हाउ कैन यू इजीली डिटरमाइन दिस रिएजेंट क्वांटिटेटिवली एट अ ट्रेस लेवल, ठीक है, ऑक्साइन एक प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट है, इसको यदि आपको ट्रेस लेवल में डिटरमिन करना है, ट्रेस लेवल मतलब बहुत ही कम होता है, कितना कम होता है ये आप देखना, ठीक है, कुछ टर्म्स होते हैं इनको देख लेना, माइक्रो, ठीक है, फिर सेमी माइक्रो, ठीक है, सेमी माइक्रो, ट्रेस, और भी कुछ कुछ टर्म्स आते हैं, इनको आप देख लेना, इनका यूनिट्स देख लेना, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑक्साइन को यदि हम लोग को डिटरमिन करना है तो इसके लिए हम लोग को कौन सा मेथड यूज करना है, प्रेसिपिटेशन मेथड, बिकॉज ये एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, ठीक है ना, यानी कि यदि थोड़ा सा भी इसमें ऑक्साइन प्रेजेंट होगा तो वो प्रेसिपिटेट बना देगा। ओके, सो इस तरीके से इसमें हम लोग क्या इजीली गेस कर सकते हैं कि ये एक प्रेसिपिटेशन मेथड हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा एग्जाम के दौरान, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सबसे पहले आप सारे क्वेश्चंस जो आपको आते हैं वो कर लीजिए, फिर उसके बाद इन सब क्वेश्चंस पर गेस वर्क करने के लिए यूज करना, ठीक है। इतना तो आपको पता है कि ऑक्साइन वगैरह ब्रोमेट ब्रोमाइड रिएक्शन से तो, ठीक है, ब्रोमेट ब्रोमाइड रिएक्शन से तो कोई लेना इसका है नहीं, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड से भी इसका कोई लेना देना है नहीं, कंडक्टोमेट्रिक एक बार सोच सकते हैं पर उससे भी कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन मेथड ही होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 150 तक कवर अप कर दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर 2016 क्वेश्चन पेपर। अब इसके बाद हम लोग फिर इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।